बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में क्रोनिक जीआई ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन होती है। अब इसकी जो है दो टाइप्स हैं, क्रोहन और अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोहन डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा सीवियर होती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस उससे मतलब इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती। क्रोहन डिज़ीज़ में जो है ना जीआईटी का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, माउथ टू एनस। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ना उसमें जो है सिर्फ कोलन की इन्फ्लेमेशन होती है। जो क्रोहन डिज़ीज़ है ना उसमें यूजुअली टर्मिनल आइलियम और कोलन इन्वॉल्व होता है। ज़्यादा कॉमन जो है ना आइलियोसिकल जंक्शन होता है। लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें जो है ज़्यादा कॉमन जो इन्वॉल्वमेंट होती है रेक्टम की होती है। अब क्रोहन डिज़ीज़ क्योंकि किसी भी पार्ट में होती है तो इसमें स्किप लीजन्स होते हैं, जबकि अल्सरेटिव जो है ना वो एंड से याद रखना है कि रेक्टम से वो शुरू होती है, रेक्टम और सिग्माइड कोलन, तो उसमें जो है ना वो कॉन्टीन्यूस लीजन्स होते हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमेशा रेक्टम की इन्वॉल्वमेंट होनी है क्योंकि ये शुरू ही यहाँ से होती है और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है, जबकि जो क्रोहन है उसमें रेक्टम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती यूजुअली। अगर हम ग्रॉस माइक्रोस्कोपी पे देखें इसकी कोलोनोस्कोपी करवाकर, तो क्रोहन जो है ना उसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन यानी सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा सीवियर होती है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें सिर्फ म्यूकस और सब म्यूकस लेयर इन्वॉल्व होती है। अब जो क्रोहन डिज़ीज़ है उस पे हमें और क्या क्या मिलेगा, जब ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होगी ना तो उसकी वजह से जो है वो फिस्टुला भी बन सकता है। और इसमें होगी साथ कोबलस्टोन, म्यूकोज़ा। कोबलस्टोन ये होता है कि किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है, किसी जगह पे वो ठीक होता है, किसी जगह पे अल्सर बना होता है। तो जैसे वो कोबलस्टोन होते हैं ना वैसे उसकी अपीयरेंस आती है। और साथ क्रीपिंग पैड कि जिन एरियाज़ पर मतलब अल्सर बना होता है ना तो वहाँ पे मेसेंटेरिक फैट जाकर लग जाता है, तो वो जगह जगह पर जाकर जब फैट लगता है ना उसको हम क्रीपिंग फैट कहते हैं। और इसके साथ जो है ना बावल वॉल थिकनिंग, स्ट्रिंग साइन ऑन दी स्मॉल बावल फॉलो थ्रू, यानी कि इसमें ऐसा होता है कि किसी जगह पर थिक हो जाती है, किसी जगह पर थिन होती है, कहीं पे स्टेनोसिस होता है, कहीं पे अल्सर बना होता है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन, यानी ये रिमिशन और रिलैप्स इस तरह की कंडीशन में रहती है, जिसकी वजह से जो है ना बाउल वॉल थिक हो जाती है और जहाँ से ये थिन होती है ना वो ऐसे जैसे कि कोई स्ट्रिंग होता है ना वैसी हो जाती है, तो वहाँ पर जो है ना उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग साइन। और इसमें लीनियर अल्सर और फिशर भी बन सकते हैं। जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें सिर्फ म्यूकस और सब म्यूकस इन्वॉल्वमेंट है। इसमें फ्राइबल म्यूकोसा होता है विद सुपरफिशियल एंड डीप, यानी कि सुपरफिशियल होता है लेकिन इसमें डीप इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। और इसमें जो है ना वो नॉर्मल आर्किटेक्चर जो है ना कॉलन का वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि कॉलन में नॉर्मल हॉस्ट्रेशंस होती हैं ना तो वो लॉस्ट हो जाती हैं, तो बिल्कुल स्मूथ पाइप की तरह कॉलन हो जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं लेड पाइप अपीयरेंस। यानी कि क्रोहन में स्ट्रिंग साइन है और अल्सरेटिव में लेड पाइप। उसके बाद माइक्रोस्कोपी पे क्रोहन में ग्रैन्युलोमा होगा और अल्सरेटिव में नहीं होगा। क्रोहन में होगा नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें कोई ग्रैन्युलोमा नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ ब्लीडिंग होगी, अल्सर या क्रिप्ट एब्सेस होंगे। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस में क्योंकि कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, इन्फ्लेमेशन हुई हुई या अल्सर बने हुए, तो माल एब्जॉर्प्शन और माल न्यूट्रिशन हो जाएगी। और इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर भी हो सकता है, और इसका ज़्यादा रिस्क तब होता है जब पैनकोलाइटिस यानी पूरी कॉलन इन्वॉल्व हो जाती है। और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है क्योंकि वो सिग्माइड से शुरू होकर ऊपर तक जा सकता है और सारी कॉलन को इन्वॉल्व कर सकता है। उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है ना वो फिस्टुला बन सकते हैं। और इसमें जो है ना एंटेरोवेज़ाइकल फिस्टुला जो कि कॉज कर सकता है रिकरेंट यूटीआई और नीमाचूरिया, यानी कि इंटेस्टाइन और ब्लैडर के दरमियान कनेक्शन जब बन जाएगा ना उसकी वजह से बावल से जो माइक्रोब्स हैं वो ब्लैडर में जा सकते हैं, जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है, और एयर भी जा सकती है जिसकी वजह से नीमाचूरिया हो सकता है। इसके अलावा फ्लैगमन या एब्सेस बन सकती है जिसमें लोकल एरिया ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या पेरिएनल डिजीज़। जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें जो है ना फुलमिनेंट कोलाइटिस हो सकता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है
वॉल की, और उसकी वजह से जो है ना आइलियस में जा सकती है, और यानी कि जो वॉल है ना कोलन की, इन्फ्लेम होकर वो डायलेट कर जाएगी, और उसके बाद उसमें पेरिस्टालसिस ही नहीं होगी, जिसकी वजह से वो डायलेट हो जाएगी। उसे हम कहेंगे टॉक्सिक मेगा कोलन, यानी कि वो अपना फंक्शन ही नहीं कर रही होगी पेरिस्टालसिस का, और इस तरह से उसमें परफोरेशन का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो क्रोहन डिज़ीज़ में जो है ना वो डायरिया जो है वो ब्लडी भी हो सकता है, नॉन ब्लडी भी हो सकता है, जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना उसमें ब्लडी डायरिया ही होता है, और वो यूजुअली पेनफुल होता है। अगर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन देखें इसकी, तो रैश हो सकता है, यानी स्किन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इम्यून मीडिएटेड। तो इसमें पायोडर्मा, गैंग्रीनोसम, एरिथीमा नोडुसम हो सकता है। आई की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसमें एपिसिक्लेराइटिस और यूवियाइटिस हो सकता है। इसके अलावा ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, जिसमें एप्थस, स्टोमेटाइटिस, या फिर जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, आर्थराइटिस, पेरिफेरल या स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि स्किन है, आई है और माउथ और जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्रोहन है, किडनी स्टोन बन सकते हैं, फ़ैट की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ऑक्सीलेट भी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कैल्शियम स्टोन्स बन सकते हैं, गॉल स्टोन्स बन सकते हैं, बाइल की भी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। इसके अलावा जो है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उस वो एसोसिएटेड होता है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो ये बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ भी रिलेटेड होती है। और जो है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें एंटी सेरोसी एंटीबॉडी यानी अस्का एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें जो है ना वो पी अनका और एमपीओ अनका, यानी कि पेरोक्सीडेज और पेरीन्यूक्लियर जो है ना अनका एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। जो ट्रीटमेंट है ना उसमें हम जो एक्यूट फेज़ है ना क्रोहन क्योंकि ज़्यादा सीवियर होती है, तो इसमें हम आईवी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे ताकि उसको जो है ना रिलीफ़ मिल सके। इसके अलावा हम उसको टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, इन्फ्लिक्सिमाब और डेलिमोमाब एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल, और इसमें जो हम इसमें रिमिशन के लिए हम इसको एज़ाथायोप्रिन भी दे सकते हैं। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें हम देते हैं 5 ASA प्रिपरेशन, 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशन में सलाज़िन देते हैं इसमें, और 6 मरकैप्टोप्यूरिन, इन्फ्लिक्सिमाब, और इसमें सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी दोनों में ही कर सकते हैं डिज़ीज़ पार्ट को निकालने के लिए। अब इसमें याद रखना है कि एज़ाथायोप्रिन जो है क्रोहन डिज़ीज़ में है, और मेसैलाज़िन अल्सरेटिव कोलाइटिस पे में होती है। इसके अलावा इसका एक टेस्ट है फ़ीकल कैलप्रोटेक्टिन, जो कि हम एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए और नॉन इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि आईबीडी जो है ना क्रोहन और अल्सरेटिव कोलाइटिस इसमें ये पॉजिटिव होगा टेस्ट, लेकिन जो इरिटेबल बाउल डिज़ीज़ है जो कि नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है उसमें ये नेगेटिव होगा। अब इसमें जो है ना हम थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं। क्रोहन में एनी पोर्शन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेनली रेक्टोसिग्मॉइड। क्रोहन में ट्रांसम्यूरल है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में म्यूकोज़ा और सबम्यूकोज़ा। क्रोहन में फिर स्ट्रिंग साइन है, और इसमें है लेड पाइप। इसमें नॉन कैज़िएटिंग ग्रैन्युलोमा और अल्सरेटिव में नहीं होगा। उसके अलावा क्रोहन में फिस्टुला स्ट्रक्चर एब्सेस बन सकता है, और अल्सरेटिव में परमानेंट कोलाइटिस, टॉक्सिक मेगाकोलोनल परफोरेशन। और इसके अलावा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें पीएन का और एमपीओन का है, और जो क्रोहन है इसमें एस्का है। जो क्रोहन है इसमें एज़ाथायोप्रिन है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेसालाज़िन है। इसके अलावा एंड पे हमारे पास दिया हुआ है माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। ये भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है कोलन की, जो कि क्रोनिक वाटरी डायरिया करती है, और ये ज़्यादा कॉमन होती है ओल्डर फीमेल्स में। इसमें हमें एंडोस्कोपी पे तो म्यूकोज़ा नॉर्मल मिलेगा, लेकिन जब हम हिस्टोलॉजी करेंगे ना तो उस पे हमें पता चलेगा कि लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है लैमिना प्रोपिया में, और साथ इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस या थिकन्ड सब एपिथेलियल कोलेजन बैंड्स हैं। थैंक यू।